हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं डिपॉजिट वाला चैप्टर डेट इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी लॉ के। क्लियर बेटा? चलिए चालू करते हैं हम। डिपॉजिट्स क्या होता है बेटा? इस कॉन्सेप्ट को इतनी सिंपल तरीके से देखिए जितना ये सिंपल टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम। डिपॉजिट्स बेसिकली होता क्या है? तो बेटा, कंपनी को चलाने के लिए आपको फंड्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है बेटा, ये जो फंड्स है ये दो पोर्शन में अवेलेबल है। या तो कंपनी ओनर्स फंड की तरफ चले जाए या फिर कंपनी चले जाए बोरोड फंड की तरफ। क्लियर है सर? ओनर्स फंड क्या होता है? तो बेटा, जब भी कंपनी के ओनर्स उसमें पैसा लगा रहे हैं या फिर आप कंपनी की ओनरशिप के बदले पैसा ले रहे हो by providing them equity shares, तो उसे क्या बोला जाएगा? ओनर्स फंड। मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है ओनर्स फंड। या फिर कंपनी को जब भी ओनरशिप डाइल्यूट करने का इच्छा नहीं होता है तो कंपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करती है बेटा? कंपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोगों से पैसा बोरो करती है या फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन द फॉर्म ऑफ लोन पैसा बोरो करती है। तो जब भी कंपनी क्या कर रही है? बोरोइंग्स की तरफ जा रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा? बोरोड फंड। अब बेसिकली कंपनी में तीन सोर्सेज ऑफ बोरोइंग्स अवेलेबल होती है। पहला है कंपनी या तो स्पेसिफिकली किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर क्या कर ले? पैसा उधार ले ले इन द फॉर्म ऑफ लोन। सेकेंड, कंपनी डिबेंचर या फिर बॉन्ड्स इशू करते हुए उसके अगेंस्ट में क्या कर सकती है? फंड्स बोरो कर सकती है पब्लिक से। और तीसरा सोर्स जो है दैट इज डिपॉजिट्स, जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 73 से लेकर 76 तक में डील करता है। तो यस बच्चा, ओवरव्यू ऑफ कंपनी डिपॉजिट्स जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, जो चैप्टर 5 में फॉल करता है, वो डिपॉजिट से रिलेटेड सारे प्रोविजन के बारे में डिस्कस करता है। तो डिपॉजिट्स होता क्या है? तो उन्होंने समझाया सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 of Companies Act 2013 read with Rule 21C। ये कहता है कि डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब बेटा, ये एक क्या की गई है? इंक्लूसिव डेफिनेशन रखी गई है, ये कहते हुए कि आप किसी भी तरीके का कोई भी पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोन या किसी भी फॉर्म में अगर कंपनी पैसा किसी से उधार ले रही है तो वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा इन पर्टिकुलर चीजों को हटाकर। ठीक, सबसे पहला है एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी लोकल अथॉरिटी ने इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट या किसी भी तरीके का कोई एड प्रोवाइड करा है फाइनेंशियल, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। आपके जितने भी कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये अगर आपको क्या कर रही है? फॉरेन गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तीसरा, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फैसिलिटी फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी। अगर आपको बैंक की तरफ से क्या मिला है? लोन मिला है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होने वाला नहीं है। इसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पीएफआई से अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भी इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद है एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। अगर आप क्या कर रहे हो? कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में फंड रेज कर रहे हो, तो वो भी इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। किसी दूसरी कंपनी से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो भी इसकी डेफिनेशन में फॉल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड परसुएंट टू एन ऑफर। बेटा इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, एग्जाम में आता है।
क्लियर है? ये कह रहा है कि अगर आपने शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, अलॉटमेंट के अगेंस्ट में क्या किया है, कोई भी पैसा रेस किया है, तो बेटा अगर वो पैसा क्या किया है, आपने एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव किया है, 60 डेज के अंदर अंदर उसका अलॉटमेंट कर दीजिए। अगर आपने 60 डेज के अंदर अंदर उसका अलॉटमेंट नहीं करा तो 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दीजिए शेयर्स का पैसा। अगर आपने 15 डेज के अंदर अंदर उस पैसे को रिटर्न नहीं किया, रिफंड नहीं किया, तो फिर वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। नॉर्मली शेयर्स का जितना भी पैसा आ रहा है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, बट बोले कि उसके बदले आपको शेयर्स का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर। अगर 60 डेज में नहीं करा तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे लौटा दीजिए। अगर 15 डेज में पैसे नहीं लौटा है तो ये शेयर एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का जो भी पैसा है ये क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। फिर उन्होंने समझाया एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, कि अगर कोई भी पैसा आ रहा है किसी भी पर्सन से जो प्राइवेट कंपनी में क्या था, डायरेक्टर या रिलेटिव था, और उससे पैसा रेज किया है, वो क्या माना जाएगा? डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? शर्त है कि उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा ही पैसा है और मैं किसी और से पैसा लाकर आपको ये नहीं दे रहा हूं। अगर डिक्लेरेशन नहीं मिला तो ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय अ फर्स्ट चार्ज और अ चार्ज रैंकिंग परी पासु। क्लियर है बेटा? अगर आपने कोई भी पैसा बॉन्ड्स या डिबेंचर के अगेंस्ट में क्या किया है, इशू किया है, तो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आने वाला है। अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके क्या किया हुआ है, फंड रेज किया हुआ है, तो ये भी डिबेंचर डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आने वाला है। अगर आपने एम्प्लॉय से कोई पैसा लिया है, अगेन इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय से पैसा रिसीव किया है तो वो डिपॉजिट नहीं है। शर्त ये है कि वो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर वो एनुअल सैलरी से ज्यादा निकला तो फिर वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। एग्जांपल समझिए बेटा कि एक एम्प्लॉय को आप दे रहे हो 1 लाख रुपीस, तो उसका ईयरली कितना हो गया पैकेज बेटा? 12 लाख रुपीस का। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय से 12 लाख तक पैसा ले लो, डिपॉजिट नहीं है। बट अगर 12 लाख से एक्सेस ले रहे हो तो पूरा की पूरा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट। अगर आपने किसी का, कंपनी ने किसी का पैसा होल्ड करके रखा इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, तो वो भी इसकी डेफिनेशन में, डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड इन कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बाबा एडवांस लेकर आ गए आप, होता है ना कि साहब मेरे से एडवांस ले लीजिए और ये प्रोडक्शन करिएगा। तो अगर कंपनी के पास किसी भी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर का या डीलर का क्या आया है, एडवांस आया है, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक वो 365 डेज के लिए दिया हो। अगर उसने 365 डेज से ज्यादा के लिए क्या दे दिया है, एडवांस दे दिया है, तो फिर पूरे के पूरे पैसे को क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। क्लियर बेटा? फिर इन्होंने बताया कि एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अगर प्रमोटर से आपने कोई पैसा लिया है या प्रमोटर कंपनी में पैसा लेकर आ रहा है तो भी ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय अ निधि कंपनी। अगर निधि कंपनी कोई भी पैसा एक्सेप्ट कर रही है तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आने वाला है। या फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड। चिट फंड का पैसा भी इसमें इंक्लूड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, वो भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आने वाला है। इसके बाद उन्होंने बोला स्टार्टअप कंपनी का अगर 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पैसा है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, तो भले ही आपने सिंगल ट्रांच में पैसा मंगाया हो या टुकड़े टुकड़ों में, 10 साल तक वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। 10 साल के बाद आप उसको रीपे करिए, वरना वो किसके डेफिनेशन में आ जाएगा बेटा? डिपॉजिट का डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेटिव
इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ के थ्रू भी अगर आपने कोई पैसा उठाया है, म्यूचुअल फंड बोलते बेटा, तो वो म्यूचुअल फंड डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। समझे आप, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये कहते हुए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी ने फलाना फलाना ट्रांजैक्शंस किए हैं, XYZ ट्रांजैक्शंस किए हैं, आप बताइए किसको डिपॉजिट माना जाएगा, किसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो एम्प्लॉय से अगर आपने माना है तो नहीं माना जाएगा डिपॉजिट, बट अगर उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा जा रहा है तो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अलॉटमेंट है, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन लौटाई भी नहीं है, 15 डेज के अंदर अंदर पूरा पैसा डिपॉजिट मान लिया जाएगा। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से एडवांस है, एडवांस 365 डेज से ज्यादा के लिए ले लिया है, डिपॉजिट माना जाएगा, 365 डेज के अंदर डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर एक 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है कि बताइए बीइंग कंपनी सेक्रेटरी की डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिपॉजिटर। कोई भी मेंबर या फिर कोई भी पर्सन जो कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है, उसे डिपॉजिटर माना जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज एलिजिबल कंपनी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। Eligible company means a public company having net worth of not less than 100 crore or more, turnover of 500 crore or more, or which has obtained prior consent of company in general meeting by passing special resolution, and that resolution has been passed to filed to ROC। ध्यान से समझना बेटा, बच्चे ये लिखकर आ जाते बस और बोलते सर हमारे मार्क्स क्यों कट गए। आपने थर्ड पॉइंट तो लिखा ही नहीं कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो गया है। सिर्फ पास नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ROC को फाइल भी करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो एलिजिबल कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जिसने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है और ROC को फाइल कर दिया है, वो क्या माना जाएगा बेटा, एलिजिबल कंपनी माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ये कहते हैं प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। एलिजिबल कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी ना पब्लिक को इनविटेशन दे सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, ना ही डिपॉजिट रिन्यू कर सकती है। अगर करना चाह रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज companies exempted from section 73 of Companies Act 2013। क्या कहता है, सर्टेन कंपनीज के ऊपर ये पर्टिकुलर डिपॉजिट के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तीसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और चौथा any other company as the central government may by after consultation with the RBI specify in this behalf। क्लियर बेटा? ये 4 कंपनी के ऊपर सेक्शन 73 से लेकर 76 तक अप्लाई नहीं होते हैं, ये एग्जम्प्टेड कंपनी है। अब आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जाता है कि XYZ नाम की कंपनी है, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, ये कंपनी इतने इतने अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, और ये कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है। बीइंग कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस कि कितने अमाउंट का पैसा ले सकते हैं, तो आप बेटा प्यार भरा एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिमिट लिखकर आते हो परसेंटेज की। यहां पर वो पूछ रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो जितना चाहे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। यस, वो चाहे तो जितना चाहे उतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। डन बेटा? कौन कौन सी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनी अदर कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके ऊपर सेक्शन 73 से लेकर 76 तक अप्लाई नहीं होते हैं। अब कोई भी कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो उसे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताया जाएगा,
क्लियर है। कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स लिखी जाएगी, ये लिखा जाएगा कि कंपनी ने पहले कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं किया है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कौन से फॉर्म में रखेंगे, DPT1। क्लियर बेटा। इसके बाद उन्होंने बोला एक कॉपी सर्क्यूलर की ROC को 30 डेज के अंदर अंदर फाइल की जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला कम से कम 20% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, उसका 20% आपको कम से कम हर साल 30 अप्रैल या उससे पहले कहाँ जमा करना पड़ेंगे, शेड्यूल्ड बैंक में। कि देखो हम भाई अलग से प्रोविजन बना रहे हैं डिपॉजिट्स के लिए। क्लियर। सर्टिफाइंग दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट प्रीवियसली। क्लियर है। कंपनी ने प्रीवियसली कोई भी डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं किया है, ना इंटरेस्ट का ना प्रिंसिपल का। अगर किया भी है तो फिर क्या कर दिया है बेटा, 5 साल हो चुके हैं पूरा पेमेंट करने के बाद, आफ्टर द डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड, उसके बाद हमने क्या कर दिया है, 5 साल का टेन्योर फुलफिल कर लिया है। क्लियर बेटा। अगर आपने क्या कर दिया है, कोई भी चार्ज क्रिएट किया है तो आपको चार्ज से रिलेटेड प्रोविजन भी फुलफिल करना पड़ेंगे। क्लियर। अगर वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है तो आपको अलग से मेंशन क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट में कि ये क्या है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। क्लियर बेटा। इसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करते हैं। No company referred to in section 73 subsection 2 and no eligible company shall accept renew any deposit। ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही पुराना जो चला आ रहा है उसको रिन्यू कर सकते हैं, whether secured or unsecured, which is repayable on demand or upon payment of notice beyond a period of 6 with a period of less than 6 months और more than 36 months। 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 36 मंथ्स के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर। बट ये हाउएवर वाला ना एग्जाम में आता है बेटा, कि कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, अपने शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए 6 महीने से कम का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, रिन्यू कर सकती है। बट आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। पहला, किसी भी हालत में ये 3 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। 6 महीने से कम हो सकता है बट 3 महीने से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज आपका जो भी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा है, तीनों को प्लस करो और उसका 10% निकालो बेटा। उस 10% से ज्यादा का आप शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट से ज्यादा नहीं मंगा सकते हो। डन बेटा। अब नेक्स्ट इज एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कैन डिपॉजिट बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम। यस बेटा मंगा सकते हो बट मैक्सिमम 3 नेम्स या 3 जॉइंट होल्डिंग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने पूरे परिवार के नाम पे एक ही खरीद डिपॉजिट मंगा लिया है, नहीं बाबा, मैक्सिमम 3 पर्टिकुलर नाम से आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्टेंस लिमिट्स फॉर डिपॉजिट। ठीक बेटा, इसमें एक चार्ट होता है, इसी के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी कितना क्वांटम ऑफ डिपॉजिट एक नट शेल में क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। तो 3 बाइफर्केशन है बेटा, गवर्नमेंट कंपनी के रेफरेंस में, नॉन एलिजिबल कंपनी के रेफरेंस में और एलिजिबल कंपनी के रेफरेंस में। मतलब एलिजिबल कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, 3 जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी एक क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रही है तो वो क्या माना जाएगा, नॉन एलिजिबल कंपनी। तो एलिजिबल कंपनी क्या है, तो एलिजिबल कंपनी बेटा या तो मेंबर से पैसा लेगी या तो पब्लिक से। तो समझिए, लॉजिकली समझना, मैक्सिमम परसेंटेज तो बेटा कितना है समझा रहा हूं, मैक्सिमम परसेंट तो है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इससे ज्यादा आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब इसी का बाइफर्केशन है, एलिजिबल कंपनी 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगा सकती है। क्लियर है। पब्लिक से 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व, दोनों को ऐड करोगे 10 + 12 35। नॉन एलिजिबल कंपनी पब्लिक से पैसा मंगा ही नहीं सकती है।
मेंबर से कितना मंगा सकती है? अप टू 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो मेंबर से नहीं पैसा मंगा सकती, मतलब डिफाइंड नहीं है, मना नहीं है, डिफाइंड नहीं है, बट पब्लिक से आप 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा मंगा सकते हो। डन बेटा। इसके बाद उन्होंने समझाया कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज जो है, बोले तो IFSC कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। IFSC कंपनी की लिमिट है बेटा 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक ही क्या कर सकते हैं, ये डिपॉजिट का पैसा डिमांड कर सकते हैं। वेयर एज प्राइवेट कंपनी जो है वो अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर ले तो इनके ऊपर तो मैक्सिमम लिमिट ही अवेलेबल नहीं है। क्लियर? कितना है? तो उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है 10 साल ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। फिर उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी जो कंडीशन फुलफिल कर रही है, जो दूसरी कंपनी की ना एसोसिएट है ना सब्सिडरी है, इनकी बोरोइंग्स जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल की ट्वाइस या फिर 50 करोड़ से कम है, एंड ध्यान से समझना तीनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। तीसरा, कंपनी ने डिपॉजिट का कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है प्रायरली, तो कंपनी प्राइवेट कंपनी होने के बाद मैक्सिमम कोई लिमिट के साथ भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। आया बेटा समझ में? डन। कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। IFSC पे 100% है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर दे तो इनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। तो बेटा बैंक से कंपेयर कर लीजिए, बैंक रेट जो भी चल रहा है, RBI रेट जो भी चल रहे हैं इंटरेस्ट के, उससे ज्यादा उससे कम में आप क्या नहीं कर सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? बेटा फिर सब डिपॉजिट में पैसा डाल देंगे और RBI के थ्रू पैसा आएगा ही नहीं, बैंक में लोग पैसे डालना बंद कर देंगे। पहले ऐसी FDI बदनाम होते जा रही है। नेक्स्ट इज राइट टू ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशन। आप किसी भी टाइम पर आंख बंद करके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज नहीं ला सकते हो। अगर आपको चेंजेस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया सर्क्यूलर, नई टर्म्स एंड कंडीशन सबको सर्क्यूलेट करना पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, साल में एक बार कम से कम क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगी कि भैया हमारा जो डिपॉजिट है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या चल रही है। डन बेटा। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का क्राइटेरिया देखिए, किस तरीके से रीपे किया जाएगा डिपॉजिट। तो उन्होंने बोला जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट की उस हिसाब से रीपे किया जाएगा। अगर कंपनी डिपॉजिट्स रीपे नहीं कर पा रही है तो ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ और ट्रिब्यूनल को बोल दो कि साहब हम कर देंगे, विश्वास रखिए। ट्रिब्यूनल इफ सेटिस्फाइड क्या कर देगा, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकता है कि भाई ये डिफॉल्ट करके हाथ खड़े करें, इससे अच्छा इनका टाइम ड्यूरेशन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। बेटा नाम से क्लियर है ना, स्पेसिफिक रिजर्व है तो सिर्फ स्पेसिफिक काम ही हो सकता है, दैट इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ये एक्ट में डिपॉजिट से रिलेटेड प्रोविजन आए हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। उससे पहले कि अगर कोई भी डिपॉजिट चले आ रहे हैं 1956 वाले, 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, फटाफट खत्म कर दो सारी डेट बताकर। क्लियर? फिर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू अलाउ फर्दर टाइम टू रीपे डिपॉजिट्स कर सकती है, मैंने आपको बताया। तो डिबेंचर का प्रिंसिपल प्लस डिपॉजिट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का क्या कर सकती है, रीपेमेंट कर सकती है। क्लियर बेटा? अगर किसी भी टाइम पर आपका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट रहा तो आपके ऊपर लगेगी प्यार भरी पेनल्टी। क्या कहता है ये कि भाई आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कम से कम 1 करोड़ रुपए की, जो मैक्सिमम हो सकती है 10 करोड़ रुपए, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसको होगी 7 साल तक की सजा, और फाइन जो 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है। क्लियर बेटा? अगर आपने रीपे ऑफ डिपॉजिट नहीं किया और आपका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था, जहां पर भी बेटा फ्रॉड आ जाए ना कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर आप अफेक्ट कर रहे हो, आंख बंद करके एक सेक्शन लिख लेना, सेक्शन AK 447। आया बेटा समझ में? डन। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ
सिक्योरिटी। हर एक डिपॉजिट जो भी सिक्योर्ड है उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, और उस चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर CHG 1 में ROC को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्लियर बेटा, आया समझ में। फिर उन्होंने बोला एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज, पढ़ा चुका हूं मैं। एलिजिबल कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती, नॉन एलिजिबल कंपनी बिल्कुल भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। क्लियर है बेटा, आया समझ में। पब्लिक कंपनी कौन सी है, एलिजिबल कंपनी कौन सी है, तो उन्होंने बोला जिसकी नेटवर्थ है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड जिन्होंने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया और वो ROC को फाइल कर दिया है। क्लियर, वो क्या कर सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। पनिशमेंट भी हमने देख ली है बेटा, 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीस, और ऑफिसर को 7 साल तक की जेल और 25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक आपको क्या हो सकता है, फाइन लग सकता है। क्लियर, फ्रॉड अगर इन्वॉल्व है तो AK-47 447 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर, क्लियर, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी में उनका एक बिहाफ पे क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बिठाया जाएगा जिसका नाम रहेगा ट्रस्टी। तो जो भी डिपॉजिटर है उनका अगर ट्रस्टी अपॉइंट हो रहा है तो उसके साथ आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसे बोला जाएगा डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, और सर्क्यूलर के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इन्फॉर्म DPT2, उसका नाम बताना पड़ेगा कि ये रहेगा हमारा डिपॉजिट ट्रस्टी। अब बेटा जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है या जिसने कंपनी को पैसा उधार दिया हुआ है या कंपनी से कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है या फिर उसका कोई भी कंपनी से पैसा लेने का निकल रहा है या इससे रिलेटेड उसका कोई भी पर्सन है तो वो कभी भी डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में आ चुका है बेटा ये। कौन कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता, डायरेक्टर, KMP या ऑफिसर ऑफ द कंपनी नहीं बन सकते, एम्प्लॉय भी नहीं, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट तीनों के नहीं, जिसने कंपनी को पैसा उधार दिया है, किसी का मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, किसी ने गारंटी अरेंजमेंट करके रखा है या फिर किसी भी तरीके का पैसा लेने का निकल रहा है। डन बेटा, ड्यूटीज रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डन, फर्निशिंग ऑफ डिपॉजिट्स, मेंटेनेंस, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप किसी का प्री मैच्योर रीपेमेंट कर रहे हो डिपॉजिट का, मान लीजिए आपने 6 महीने का क्या किया था बेटा, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, अब सामने वाला 5 महीने में ही बोल रहा है कि हाँ मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, कंपनी चाहे तो उसे पैसे लौटा सकती है, बट जो भी उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया था उससे 1% लेस उसे क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा। अब भले बेटा 5 महीने और 6 महीने के बीच में 1 दिन का फर्क हो, 1% कम ही देंगे आप जो भी प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट है उससे 1% कम क्या किया जाएगा, रेट रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा। हर साल 31 मार्च के पहले पहले ऑडिटर जो भी है हर साल 30 जून के पहले पहले ROC को एक फॉर्म फाइल किया जाएगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की, भाई क्या चल रहा है, कितना आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखा है, इन फॉर्म DPT3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई कितना है, क्या है, किस तरीके से आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है। कुछ भी दिक्कत आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, एलिजिबल कंपनीज के ऊपर सेक्शन 73, 74 दोनों एप्लीकेबल होगा। क्लियर, पेनल्टीज बेटा हमने देख ली है कॉन्ट्रावेंशन की। इसी के साथ आपका डिपॉजिट वाला पोर्शन होता है खत्म। डिपॉजिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बिल्कुल इसे पढ़कर जाएं और अगर कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच।